नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तीन खबरों के साथ इस वक्त के बुलेटिन में। और इससे बड़ी खबर भला हो क्या सकती है जब आज समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में अपनी ताकत को लेकर जो आजमाइश हो रही है और वो हो रही घोसी में। दरअसल मऊ से बड़ी खबर यह कि घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 239 मतदान केंद्र और 455 पोलिंग बूथ बनाए गए, जिस पर 4,30,394 मतदाता मतदान करेंगे। 3 उड़नदस्ता, 3 वीडियो निगरानी टीम लगाई जा रही है यहां पर और शिकायत के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अब आपको वो नंबर भी बता देते हैं जो नंबर जारी किया गया है किसी भी तरह की शिकायत के लिए। तो वो नंबर आप नोट कर लीजिए जरूर, 054729900901। इसके अलावा 2221565। ये नंबर हम फिर से दोहराने जा रहे हैं, इसे आप एक बार फिर से नोट कर लें, 054729900901 और 2221565। ये नंबर फिर से दोहराते हैं, 2990901 और 2221565 और 0547 यानी 0547 आप कोड लगा लीजिएगा। तो इस पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की आप गड़बड़ी पाते हैं, जैसे कि मतदाताओं को कोई लुभाने की कोशिश करता है, मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन दे रहा होता है चुनाव के लिए और मतदान करने के लिए, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। कहीं पर कुछ गड़बड़ी होती है, कहीं पर कार्यकर्ता उग्र होते हैं, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अब चलिए आपको हम बड़ी जानकारी देते हैं घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई जो बड़ी बातें हैं, जो बड़ी जानकारियां वो हम आपको दे रहे हैं। तो दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली हुई है। घोसी उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं दारा सिंह चौहान। सुधाकर सिंह को समाजवादी पार्टी ने यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया। उपचुनाव के लिए कुल 10 उम्मीदवार फिलहाल मैदान में हैं। 4,30,394 मतदाता वोट डालेंगे। 239 मतदान केंद्र बनाए गए, जबकि 455 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। और 8 सितंबर को चूंकि आज मतदान हो रहा है, तो घोसी उपचुनाव के लिए मतगणना होगी। बता दें आपको कि 1989 के बाद से कांग्रेस यहां कभी नहीं जीत पाई और इस बार भी उम्मीदवार नहीं है। साल 1991 में जनता दल और 1993 में बसपा यहां पर जीती थी। 1996 से लेकर 2002 तक ये सीट बीजेपी की ही रही। इसके बाद 2007 में बसपा ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद 2012 में सपा, 2017 में बीजेपी इस सीट पर जीती। 2022 में फिर से सपा ने सीट पर कब्जा जमा लिया और यह सीट एक बार फिर से खाली है। इसी पर हो रहा है उपचुनाव। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। तो देखिए, मुख्य मुकाबला दारा सिंह चौहान और सुधाकर सिंह के बीच में। तो दारा सिंह चौहान का राजनीतिक सफर भी हम जान लेते हैं ताकि आपको भी आसानी हो कि क्या आपका जो जनप्रतिनिधि होगा, क्या दारा सिंह चौहान होगा वो। तो 1996 में पहली बार बसपा से राज्यसभा पहुंचे थे दारा सिंह चौहान। इसके बाद साल 2000 में सपा से राज्यसभा सदस्य बन गए। इसके बाद साल 2007 के विधानसभा चुनाव में वो बसपा में शामिल हो गए और फिर बसपा से राज्यसभा सदस्य बन गए। 2009 में फिर लोकसभा चुनाव भी बसपा से उन्होंने जीता 2009 में। और इसके बाद फिर आगे इनका सफर चलता रहा। 2015 में ये बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में विधानसभा चुनाव होने वाला था तो बीजेपी में शामिल हो गए थे और पिछड़ी जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए थे। तो कद बढ़ रहा था बीजेपी में उनका। 2017 में विधानसभा चुनाव में मधुबन से बीजेपी के विधायक बन गए, बीजेपी से प्रत्याशी बने और फिर योगी कैबिनेट में शामिल हो गए। वन और पर्यावरण मंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ की पहले कैबिनेट में। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो सपा में शामिल हो गए और यहां से चुनाव लड़े भी, जीते भी। फिर अब सीट उन्होंने खाली कर दी, इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से ये सीट खाली है और इसी पर हो रहा है उपचुनाव। तो दारा सिंह चौहान के सामने समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह है। सुधाकर सिंह कौन है ये भी आप जान लीजिए, उनका राजनीतिक सफर क्या है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो सुधाकर सिंह कौन है ये आपको जानना जरूरी है। सुधाकर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है, पुराने नेता है, दिग्गज नेता है और समाजवादी पार्टी ने इस बार उनको घोसी से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया हुआ है। तो मुख्य मुकाबला दारा सिंह चौहान और इन्हीं के बीच में है। साल 1996 में नतुपुर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव जीते तो राजनीतिक करियर शुरू हो गया उनका। 2012 में यह सीट घोसी कही जाने लगी 2012 में। तो 2012 में सुधाकर सिंह यहां से सपा से विधायक बने एक बार फिर से 2012 में। इसके बाद से आगे चला इनका सफर। फिर 2017 में सुधाकर सिंह बीजेपी के फागू चौहान से हार गए थे। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ तो फागू चौहान से हार गए। फिर फागू चौहान राज्यपाल बने तो घोसी सीट पर उपचुनाव हुआ। यहां पर फिर से विजय राजभर से वो चुनाव हार गए 2020 में।
लेकिन फिर 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहां से सुधाकर सिंह को सपा ने टिकट नहीं दिया, काट दिया टिकट। दारा सिंह चौहान तब बन गए थे उम्मीदवार और 2023 में उपचुनाव में एक बार फिर सुधाकर सिंह यहां पर उम्मीदवार हैं, यहां पर समाजवादी पार्टी के। तो चलिए अब आपको यहां का जातीय समीकरण बताते हैं, क्योंकि घोसी उपचुनाव में जो जातीय समीकरण है वो जिस गठबंधन की ओर जाएगा, जिस प्रत्याशी की ओर जाएगा उसकी जीत तय है। तो जातीय समीकरण भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं यहां पर कि आखिर क्या है घोसी का जातीय समीकरण, कौन सी जाति के कितने मतदाता यहां पर हैं, ये जानना जरूरी, क्योंकि भाई यही सच्चाई है, यही सच्चाई है हमारे चुनाव की। तो कुल 4,30,452 मतदाता यहां पर है, जिसमें से दलित समुदाय के मतदाताओं की संख्या लगभग 62,352 है। ये घोसी विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं हम। मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब करीब 60,000 यहां पर है, लगभग 60,000 है, थोड़ी बढ़ भी गई होगी हो सकता है। तो घोसी विधानसभा में भूमिहार मतदाता भी ठीक ठाक है, 48,500 के आसपास है, ये भी निर्णायक होते हैं यहां पर। और राजभर मतदाता जो है वो 40,000 और यादव मतदाता 42,000 है, निर्णायक है ये 4 जो जाति वर्ग है। मतदाताओं में लेनिया 36,000, निषाद 16,000 और राजपूत 15,000 यहां पर हैं। कोयरी मतदाता 6200, कुर्मी मतदाता 5700 और दुसाद यहां पर 5400 है, जो वोटर लिस्ट कहता है। घोसी सीट पर खटीक 4200, ब्राह्मण 4100 और गौड़ और खरवार 3500 हैं। इसके अलावा लाला मतदाता 1600, नाई 1300, कुम्हार 1200 और मुसर 900 है और सिंधी 800 और बाकी जातियां मिलाकर 75,000 यहां पर है। यानी 4,30,000 में से जो प्रमुख 4 जातियां हैं, राजभर, यादव, भूमिहार और दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक, ये जिस ओर पहुंच जाते हैं या जिस ओर झुक जाते हैं, जीत उसकी तय होती है। इस बार मुकाबला थोड़ा दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जब दारा सिंह चौहान थे तो उनको सबका साथ मिला था, लेकिन इस बार वो सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी बीजेपी से प्रत्याशी है। तो चलिए इन तमाम जानकारियों के बीच में अब आपको हम जानकारी देने जा रहे कि इस वक्त हो क्या रहा है, इस वक्त घोसी में चल क्या रहा है। तो हम सीधा रुक करते हमारे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा, और उन्हीं से जानते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है, क्योंकि देखिए 3 घंटे करीब करीब बीत चुके हैं वोटिंग के और किस तरीके से यहां पर चुनाव चल रहा है ये जानना जरूरी रह जाए। तो फिलहाल अगर स्थिति हम जाने यहां पर, तो अब हालात कैसे नजर आ रहे हैं वहां पर, अब उत्साह कैसा नजर आ रहा है और भीड़ कैसी है, ये जानेंगे आप ही के जरिए। चाहेंगे कि आप बहुत सारी तस्वीरें दिखाते हुए जानकारी आप देते रहे। देखिए घोसी का आज उपचुनाव होना है। आज मतदान सुबह से 7 बजे से शुरू हो गया है। मैं बूथ संख्या 150, 152, 153, 154, 155 और 156 यानी कि 6 बूथ है यहाँ पर, जहाँ पर लाइनअप में लोग सुबह से ही लगे हैं। आपको बता दूं कि ये महिलाएं जो हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही उत्साहित हैं। और साथ ही मौसम जिस तरह से देखा गया कि मौसम विभाग के द्वारा अगर बताया जाए कि यहाँ पर बारिश की संभावना है शाम तक, तो कहीं ना कहीं लोग जो है उत्साह के साथ उस मत का प्रयोग करने के लिए बूथों पे पहुंच रहे हैं। और घोसी में कुल अगर बूथों की बात किया जाए तो 455 बूथ संख्या है, जिसमें से 239 52 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि मऊ के डीएम को अभी ट्वीट के माध्यम से एक बड़ी धमकी मिली है। ज्योति यादव नाम का कोई शख्स है, उन्होंने साफ तौर पर धमकी दिया है कि मुझे अगर किसी सिपाहियों पर लाठीचार्ज हुई तो कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि मेरी सरकार आएगी तो तुम्हारे इस नौकरी से हाथ धोना बचना पड़ेगा। इस तरह से धमकी डीएम अरुण कुमार को मिली है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस सतर्क हो गई है और ज्योति यादव को कहीं ना कहीं उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, साथ ही गिरफ्तारी का आदेश जारी हो गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूँ मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर, जहां पर 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें से मुस्लिम और दलित का वोट ज्यादा है। ऐसे में दोनों जातियां अगर एक तरफ जाती हैं तो कहीं ना कहीं घोसी का समीकरण बिल्कुल बदल जाएगा। और 2022 में इसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान यहाँ से विजय घोषित किए थे। 1,08,000 के आसपास उनको वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं इस समय बीजेपी में वो शामिल हुए, उसके बाद उपचुनाव की घोषणा हुई और फिर से 14 महीने के बाद घोसी सीट पर चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में समीकरण घोसी का किस तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि दोनों जातियां काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर ये दोनों जातियों का समीकरण कहीं ना कहीं बदलता है तो एक कैंडिडेट कहीं ना कहीं बाजी मार सकता है। जी बिल्कुल। तो हम यहाँ पे अजय आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप तस्वीरें दिखाते हुए मतदान केंद्र के उत्साह को थोड़ा बताएं कि क्या उत्साह इनमें नजर आ रहा है, और जानकारी आप देते रहें थोड़ा सा और भी कि किस तरीके से चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो तस्वीरें दिखाते हुए, मतदाताओं को दिखाते हुए आप पूरी जानकारी दें वहाँ पर कि जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है, जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद है, वहाँ की स्थिति क्या है फिलहाल।
देखिए स्थिति की अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा आप आगे ये तस्वीरें दिखाई, देखिए मतदान संख्या आपको बता दूं कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। 153 मतदान संख्या है, जिस पर बूथ संख्या, जिसमें तमाम एक तरफ से महिलाएं हैं तो दूसरी तरफ से देखा पुरुषों की संख्या है। और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर जो पुलिसकर्मी तैनात है सुबह से 7 बजे से, यानी कि 3 घंटा का ये वक्त बीत चुका है। करीबन 9 बजे की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 9.01 पॉइंट का जो है मतदान हुआ है अभी तक, लेकिन और भी संख्या में जो यहाँ पर महिलाएं हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो घोसी का जो उपचुनाव है, जो घोसी का घमासान पहले से छिड़ा हुआ है, जहां पर बीजेपी के तमाम मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, तमाम यहाँ पर जो मंत्रियों का जमावड़ा रहा, गली गली चौराहों पर लोगों से जनसंपर्क किए, चौपाल लगाए। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह, जो कहा जाए तो उनके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का 29 तारीख को जिस तरह से आगमन हुआ था, तो कहीं ना कहीं समीकरण घोसी का बिल्कुल बदला। और घोसी पर जब सीएम योगी आदित्यनाथ 2 तारीख को आए थे इसी चीनी मिल के पास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समीकरण बिल्कुल बदलता नजर आया। लेकिन मैं पहले से एक बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर 4,30,000 के आसपास वोटरों की संख्या है। ऐसे में अगर ये 2 जातियां जो महत्वपूर्ण है, एक तरफ से देखा जाए तो दलित और एक तरफ से मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, अगर दोनों जातियां अलग होती हैं तो कहीं ना कहीं घोसी का समीकरण बिल्कुल बदलता नजर आएगा। लेकिन पंकज, मैं पहले लोगों से बातचीत किया तो लोग साफ तौर पे बता रहे थे कि यहाँ पर विकास के नाम पर वोटिंग हो रहा है, और कई लोग ऐसे बताया कि जातीय समीकरणों को देखकर वोट किया जा रहा है। तो ऐसे में दोनों जातियां काफी महत्वपूर्ण है। और सुबह से 7 बजे से जो प्रक्रिया चली है मतदान की, लोगों में उत्साह है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर युवा साथी हैं, इनसे बातचीत करूंगा। ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोट हो रहा है इस बार, जातीय समीकरण या विकास के नाम पे? विकास के नाम पे वोट होगा। कुछ लोग बता रहे हैं कि जातीय समीकरण पर हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा। जैसे कि जो लोग काम कराएंगे उन्हीं को दिया जाएगा। तो आपके ही क्षेत्र में अभी देखा गया कि 22 चुनाव हुआ, उसके बाद 23 में फिर से हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग तो खुद परेशान है वोट से, इतना इलेक्शन होता है हम लोग के यहाँ। मेरे अंदाज से 4 साल में 4 इलेक्शन हुआ है। इससे पहले भी विधायकी का हुआ था उपचुनाव। लेकिन इस बार 2023 का उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में देखा जाए तमाम मंत्री विधायक आपके गांव में गए होंगे, क्या ऐसा चुनाव आप देखे थे कभी? कभी नहीं देखा ऐसा चुनाव, ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। इतनी सख्ती, और क्या बताएं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कब से आप लाइन में खड़े हैं? तकरीबन हो गया आधा घंटा। लंबी काफी लाइन है, बहुत सारी। ये बस बता रहे हैं कि यहाँ पर आधे घंटे से खड़े हैं, लेकिन अभी दूर तक इनको सफर करना है क्योंकि आगे काफी इनकी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। तो ऐसे में उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही ये भी आपको बता दूं जिस तरह से मऊ जनपद की प्रशासन, मऊ के डीएम अरुण कुमार और मऊ के एसपी अविनाश पांडे द्वारा जिस तरह से पहले फ्लैग मार्च किया गया, ब्रीफिंग की गई, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस इस पूरे मामले को, चुनाव को लेकर काफी मुस्तैद नजर आ रही है, अलर्ट मोड पे है। एक तरफ से पुलिस का नीचे तो फ्लैग मार्च हो रहा है, लेकिन ऊपर जो है पुलिस का ड्रोन कैमरा चल रहा है, ताकि अगर कोई उपद्रवी उपद्रव करने की बात सोचेगा तो ये तस्वीरें दिखाते रहिए, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और ये महिलाओं को काफी दिक्कत भी हो रही है। देखिए ये बुरके में आई है, नकाब में आई है, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इनके आधार कार्ड, वोटर आईडी चेक किए गए हैं, और साथ ही कुछ लोग हैं जो इस टेबल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस घोसी का जो कोतवाली थाना क्षेत्र है। तो ऐसे में ये लाइव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, तो पंकज ये घोसी का घमासान है, क्योंकि अभी 14 महीना नहीं हुआ, लेकिन दूसरी बार यहाँ पर घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव के नतीजे जब सामने 8 तारीख को आएंगे तो साफ तौर पे मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ का मराठी कौन बनता है और कौन यहाँ पर विकास की छवि को आगे बढ़ाता है। लेकिन ऐसे अगर बात किया जाए, अजय, जो हम देख पा रहे इस वक्त जो मतदान केंद्रों पर जो भीड़ लोगों की है वो अभी भी है बरकरार, और ऐसा लगता है कि वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा जाने वाला। ये तो स्पष्ट है, इस भीड़ को देखकर ही समझ आ जा रहा है कि देखिए 3 घंटा हो गया, लेकिन कहीं से भी उत्साह में कमी नजर आ नहीं रही मतदाताओं की, यानी कि मतदाता जो है काफी गंभीरता से उपचुनाव को लेकर वो ले रहे हैं। मतलब जैसे बिल्कुल कोई राजनीतिक पार्टी लेती, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ नजर आ रहा है। देखिए पंकज, अगर बात की जाए उत्साह मतदाताओं में, तो मतदाता काफी उत्साह है, क्योंकि अपने मत का प्रयोग करने के लिए बढ़ चढ़ के सुबह से ही भाग लिया। कुछ बूथों पर तो मैंने ऐसे तस्वीरें आपको दिखाया था जहां पर 6 बजे से ही लोग लाइनअप में खड़े थे, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन 6 बजे से लोगों की लाइनअप में खड़े होकर देखा गया कि लोग वोट करने के लिए काफी उत्साह थे। तो ऐसे में मौसम भी काफी करवट बदला है, क्योंकि रोज देखा जाता था कि मौसम उमस भरी गर्मी धूप होती थी, लेकिन आज जो है उमस तो थोड़ी सी है, लेकिन
मौसम काफी सुहाना है, क्योंकि अगर बात किया जाए बूथों पर, तो बूथों पर कोई टेंट की व्यवस्था भी नहीं की गई है। इधर देखिए, टेंट की व्यवस्था नहीं की गई ताकि जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग सही रूप से कर सके। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहा हूँ मऊ के घोसी कोतवाली थाना क्षेत्र का, जहां पर बूथ संख्या 150, 151, 152, 153, 154 और 155, 156 तक है, यानी कि 6 बूथ है। ऐसे में बात किया जाए अगर एक बूथ पे, तो एक बूथ पर एक पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य कर्मी लगे हुए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर 455 बूथ हैं, तो इन चारों पर अगर 455 मिलाकर 1820 होते हैं। तो ऐसे में ये इतने कर्मियों को लगाया गया है। सुरक्षा घेरे की बात किया जाए तो सीआईएसएफ के जवान लगे हैं, बीएसएफ के जवान लगे हैं, कुछ अन्य जगहों से फोर्स मंगाई गई, यहाँ तक कि भदोही, इटावा, मैनपुरी, इधर आजमगढ़ पकड़ लीजिए, यानी इन जगहों से फोर्स मंगाई गई है ताकि इस पूरे चुनाव को सकुशल संपन्न मऊ जनपद की प्रशासन कर सके। यहाँ तक कि अखिलेश आईजी जो अभी कुछ देर पहले तस्वीरें आपको दिखाया था कि आए थे और तमाम बूथों पर जा रहे हैं जहां पर संवेदनशील इलाका है, उस बूथों पर निरीक्षण किया जा रहा है। और आपको ये तस्वीर जो मैं दिखा रहा हूँ, ये लोग जो है कई कहा जाए तो आधे घंटे से लगभग खड़े हुए हैं, क्योंकि अभी हमको लग रहा है कि वोटिंग की प्रक्रिया बिल्कुल स्लो हो रही है और जो लोग में उत्साह है, तो ऐसे में ज्यादा देखा जाए तो समीकरण बिल्कुल बदलता नजर आ रहा है। और कुछ लोग तो अगर बात किया जाए यहाँ पर पंकज, दोनों पार्टियों की, एक तरफ से सपा से सुधाकर सिंह तो दूसरी तरफ से बीजेपी से दारा सिंह चौहान, तो ऐसे में दोनों जातियों के दावे भी बड़े मजबूत किए गए हैं, एक दूसरे पे बिल्कुल। और इन सब के हैं। बीच में जो सबसे ज्यादा जो हम देख पा रहे हैं कि उत्साह है मतदान को लेकर, वो मुस्लिम महिलाओं में गजब का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि कतारें जो दिख रही हैं वो अपने आप में काफी कुछ बयां करती है। अच्छा, सुधाकर सिंह और इनके बीच मुकाबला तो है, लेकिन उसके अलावा कुछ क्या बाकी उम्मीदवारों को लेकर भी कुछ चर्चा संभव है कि मतलब कोई ऐसा तीसरा होगा, कोई चौथा चेहरा होगा जो कड़ी टक्कर दे और इन दोनों के बीच से कुछ अलग ही वो खेल कर जाए? कुछ इस पर भी चर्चा करने आ जाए। देखिए, बात किया जाए अगर यहाँ पर तो चुनावी माहौल का, तो चुनावी माहौल इसके पहले काफी देखा गया कि बहुत सरगर्मियां थी, क्योंकि घोसी का पूर्वांचल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव देखा जा रहा है। क्योंकि मैं अपने कैरियर की बात किया जाए तो अपने कैरियर में मैं ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा था, क्योंकि हर दल के कहा जाए तो लोग यहाँ पर जुड़े थे। हर बीजेपी की अगर बात किया जाए तो बीजेपी के अलग अलग मंत्री, अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात किया जाए तो यहाँ पर जो अल्पसंख्यक मंत्री थे दानिश आजाद अंसारी भी काफी मुस्लिम वर्ग में गए, अपने वोट मांगने की अपील की दारा सिंह चौहान के पक्ष में। इधर ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की बात किया जाए तो वो भी लगातार लोगों से मिले, बात किए, उनसे वोट मांगने की अपील किए। तो इधर अगर कई ऐसे मंत्री जो कृषि मंत्री दानिश आजाद, सूर्य प्रताप शाही की अगर बात किया जाए तो ये भी काफी लोगों के बीच में गए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखा गया कि जब सपा मुखिया अखिलेश यादव आए थे तो कहीं ना कहीं इन चीजों का जिस तरह से बातें कर रहे थे, कि वादे कर रहे थे कि बीजेपी में भ्रष्टाचार हुआ है, महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, लेकिन ये आरोप का दौर बिल्कुल चलता रहा, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। लोगों को समझने की बात है कि लोग अपने मत का प्रयोग सही जगह करें। अगर जातीय समीकरण पर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये वोट बिल्कुल करवट बदल जाएगा। पंकज, मैं कल से ये तस्वीर आपको बता रहा हूं, अगर विकास की बात हुआ तो कहीं ना कहीं इसका समीकरण बिल्कुल अलग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यादव बेल्ट भी ज्यादा है और यहाँ पर मुस्लिम का बेल्ट ज्यादा है, यहाँ पर चौहान बेल्ट भी ज्यादा है। राजभर की बात किया जाए तो वो भी 40-42 के आसपास है। तो ऐसे में समीकरण घोसी का किस तरह से बदलता है, ये पूरे नतीजे जो है आज ईवीएम में कह दूंगे दोनों प्रत्याशियों की, और शाम 6 बजे तक, उसके बाद से 8 तारीख को यानी कि शाम को 2 बजे तक ये प्राइम न्यूज हर पल की तस्वीरें आपको दिखाएगा कि आखिर घोसी का जो महारथी है कौन बनेगा। जी बिल्कुल। अच्छा अजय, जब भी हम चुनाव होता है और जब भी मतदान की बारी आती है तो हर बार एक कोशिश रहती है वहां के कुछ VIP जो मतदाता है उनके बारे में जानने की। तो घोसी से ऐसे कौन कौन से खास राजनीतिक हस्तियां हैं, राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया और कहां से, क्या कुछ जानकारी अगर ये भी आपके पास है तो आप साझा करें दर्शकों से। देखिए पंकज, अभी बात किया जाए तो सपा के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। मीडिया के सामने साफ तौर पर कुछ बोलने से इनकार हुए हैं, क्योंकि कल देखा गया कि उनके बेटे सुजीत सिंह हैं, उनके जो पुलिस को कहीं ना कहीं ऑडियो कॉलिंग के द्वारा पुलिस को जूता मारने की बात कह रहे थे, तो उनका एक ऑडियो क्लिप भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उनके ऊपर FIR हो गया है। तो ऐसे में सपा के तरफ से तमाम बड़े जो दावे किए गए थे, पहले लोगों को समझाया गया था, वोट मांगने की अपील किया गया था, लेकिन उसके पहले देखा गया कि कई आरोप लगाए जाए थे। यहाँ पर शिवपाल हैं जो राष्ट्रीय महासचिव सपा के, वो भी DM आवास पे गए थे, DM साहब से ये कहे थे कि कहीं ना कहीं सपाइयों को धमकाया जा रहा है, उनके घर जाकर उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं।
उनके जो जल के नल है उसको भी तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में सपा की तरफ से तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर कह रहे थे कि ऐसे जब चुनाव नजदीक आएगा तो ऐसे तमाम सपा की तरफ से आरोप लगेंगे। लेकिन ये चुनावी जंग है, आखिर यहाँ का महारथी कौन बनता है। बहुत लोगों से मैंने बातचीत किया कि लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं दारा सिंह से नाराज है। ऐसे में दारा सिंह से नाराज तो है ही है, यहाँ पर अगर उनके जगह दूसरा कोई प्रत्याशी आता तो कहीं ना कहीं ये समीकरण कुछ और बनता। मैं ये पहले से ये बात बता रहा हूँ। साथ ही ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरह से सुबह से मतदान हो रहा है तो कई बूथों पर तो मतदान 9 बजे तक अभी शुरू नहीं हुआ था, और कई बूथों पर मैंने गया जहां पर देखा कि मतदान में लोग लाइनअप में खड़े होकर अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, हंसी खुशी से अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे थे। तो कई लोगों ने सेल्फी लेते नजर आए। ऐसे में यहाँ पर सेल्फी पॉइंट कहीं बनाए नहीं गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से। कई ऐसे गाइडलाइंस दिए जाते हैं लेकिन कई गाइडलाइंस का पालन यहाँ पर नहीं किया गया है। और इस समय मौसम की बात करें तो मौसम काफी सुहाना है और लोग अपने मत का प्रयोग करने पहुंचे हैं। लेकिन ये समीकरण बिल्कुल शाम तक की तरह से आगे बढ़ता है, क्योंकि सुबह की पाली है, अभी दोपहर बचा हुआ है और शाम बचा हुआ है, यानी कि 6 बजे तक पूरा प्रक्रिया चलेगा। और कल कहा जाए तो कल नहीं, 8 तारीख को जो नतीजे सामने आएंगे तो ये काउंटिंग जो मतगणना होगी उसके बाद सामने आ जाएगा कि यहाँ का कौन महारथी बनता है। जी बिल्कुल। तो अजय देखिए, जो एक बड़ी जानकारी आप इस वक्त जो दे रहे थे, जिसके मुताबिक डीएम है उनको जो धमकी मिली है उसमें अब आगे क्या कार्रवाई हो रही है? मतलब क्या उसे नजरअंदाज कर दिया है जिलाधिकारी ने या फिर कोई कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई उसको लेकर? देखिए, जो डीएम अरुण कुमार को धमकी मिली है वो मैं बता दूं आपको, ट्वीट के माध्यम से बड़ी धमकी दी गई है। मऊ के डीएम साहब को मेरी सीधी चेतावनी देती हूं कि अगर किसी तरह का सपा के वोटरों पर लाठीचार्ज या उनके वोट देने के अधिकार को छीना गया तो डीएम साहब समझ लेना, सपा सरकार आने पर कहीं ना कहीं आपको 2026 में इसी पद से हटने की बात और तमाम धमकियां दी गई हैं। ये ट्वीट के माध्यम से डीएम अरुण कुमार को धमकी दी गई थी, जिसमें 4 धाराएं लगी हैं, 506, 507, 171। बिल्कुल अजय आप हमारे साथ बने रहेंगे। अजय आप हमारे साथ बने रहेंगे। इस बीच हम एक बड़ी जानकारी एक बार फिर से दर्शकों को देते हैं। एक बड़ी जानकारी इस वक्त जो है वो देने जा रहे हैं दर्शकों को। एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जो है मऊ से आ रही है, वो एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। जिलाधिकारी को धमकी मिली है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। उपचुनाव को लेकर ये धमकी मिली है, ट्वीट के माध्यम से ये धमकी दी गई। देखिए बड़ी जानकारी, मऊ के जिलाधिकारी को धमकी मिली है, उपचुनाव को लेकर धमकी मिली है। इसमें समाजवादी पार्टी के कोई कथित नेता है, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हवाले से धमकी दी है कि अगर उन पर लाठीचार्ज कहीं पर होता है और सपा यदि सत्ता में आती है तो फिर आप देख लीजिएगा। तो अब फिलहाल ये प्राइम न्यूज इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि जिसने ये ट्वीट किया है या जिसने ये धमकी दी है कि वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन जो भाषा है वो किसी भी तरीके से इस स्वीकार नहीं हो सकता। इस लोकतंत्र में इस ठीक है कि आप अपने विचारों को सामने रखने के लिए, आपको अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन किसी जिलाधिकारी को इस तरीके से सरेआम धमकी देना ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। और जिलाधिकारी अरुण कुमार को शायद ये धमकी मिली है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको देने। उपचुनाव को लेकर ये धमकी दी गई है और कहा गया इस उपचुनाव के दौरान यदि कहीं भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता पर लाठीचार्ज होता है, अब सवाल यह है कि लाठीचार्ज क्यों होगा ये। और अजय हमारे साथ जुड़े हैं इसी खबर पर पूरी जानकारी के लिए। अजय, ये एक बहुत बड़ी खबर है, इस तरह की खबरी कहीं से भी, इस तरह की जो धमकी है, इस तरह की किसी भी तरह का, इस तरह का बयान, इस तरह का ट्वीट, इस तरह का किसी भी तरह का कोई भी बात जो है वो स्वीकार नहीं इस लोकतंत्र में। ये धमकी देने वाला है कौन, ये भी जानना जरूरी है। क्या वो वाकई में समाजवादी पार्टी का नेता? क्योंकि देखिए प्राइम न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि जो धमकी जिसने दी है वो समाजवादी पार्टी का नेता है या नहीं है, लेकिन चाहेंगे उसके बारे में जानना, कौन है वो? देखिए पंकज, ये ट्वीट में ज्योति यादव नाम के कोई शख्स है, सपा के कहा जाए तो कार्यकर्ता है, जो डीएम को धमकी दी है। साफ तौर पे डीएम ने एक ट्वीट किया था, कल गए थे एक बूथ पर, उन्होंने निरीक्षण किया और निष्पक्ष जो चुनाव होने की बात कहे थे, अपने ट्वीट पर वो फोटो भी डाले थे। लेकिन उसी ट्वीट पर ज्योति नाम की यादव की कोई एक सपा के बताई जा रही कार्यकर्ता है, जो लगातार ये धमकी दी है कि अगर डीएम साहब सपा के वोटरों पर कहीं लाठीचार्ज हुई, चाहे उनके वोटों को छीना गया, तो ये समझ लीजिएगा 2026 में मेरी अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं इसी नौकरी से आपको हाथ धोना बैठेगा। तो इस तरह से 4 इस पर धाराएं लगी गई हैं डीएम की तरफ से। हमने डीएम साहब से भी बात भी किया है, तमाम आईजी साहब से भी बात किया है। तो अखिलेश जी ने बता रहे थे कि अगर इस तरह का होता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जी
तो अजय, इस ट्वीट के सामने आने के बाद से डीएम की ओर से क्या कुछ शिकायत की गई है पुलिस में? क्या कोई केस वगैरह दर्ज किया गया है या फिर आगे कुछ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है या फिर फिलहाल उसे बस यूं ही नजरअंदाज उन्होंने किया है? अजय, तो अजय हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, अजय गुप्ता, की उपचुनाव को लेकर एक धमकी मिली है और इसमें कहा गया है, एक ट्वीट किया था अरुण कुमार ने जो कि जिलाधिकारी है मऊ के, चुनाव को लेकर कि सभी लोग चुनाव में शामिल हो, सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि चुनाव के स्टेटस को लेकर, अपनी तैयारी को लेकर और मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर एक ट्वीट किया। और इसी में नीचे एक रिट्वीट करते हुए कोट ट्वीट किया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अगर लाठी चलेगी तो आप समझ लीजिएगा, जब हम सत्ता में आएंगे तो फिर आपको बताएंगे। यानी कि ये जो ट्वीट है, ये ट्वीट कथित तौर पर किसी समाजवादी पार्टी के नेता का माना जा रहा है। तो ये देखिए जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि बड़े स्क्रीन पर इस तस्वीर को हम देखें, इस ट्वीट को हम देखें और बताएं आपको कि अक्षरशः लिखा क्या गया है इस ट्वीट में। तो ये हम चाहेंगे कि फुल स्क्रीन पर हमारे जो पैनल है वो इस दिखाए और इस ट्वीट को देखना जरूरी है, तमाम जनता इस चीज को देखे, समझे। देखिए किस तरीके से कोई ज्योति यादव करके कोई शख्स है जिन्होंने लिखा है कि मऊ के डीएम साहब को मेरी सीधी चेतावनी है कि किसी भी तरह सपा के वोटरों पर लाठीचार्ज पर उनके अधिकार जो है वो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया। तो ये तस्वीर आप देखिए और समझिए। देखिए बाकायदा अखिलेश यादव की फोटो के साथ पोस्ट की गई है कि तुम्हारी असली औकात हम दिखा देंगे। ये एक तरीके की धमकी यहां पर देखिए दी गई है और ये ज्योति यादव कोई है, उन्होंने ये धमकी दी है। तो देखिए ये ज्योति यादव फिलहाल कौन है ये नहीं पता। ज्योति यादव का क्या ये वेरीफाइड कोई अकाउंट भी, हालांकि ये नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट भी नहीं है और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर खुद को यहां पर उसने लिखा है और ज्योति यादव ने इस पर लिखा है और बाकायदा धमकी दी है यहां के जिलाधिकारी को। जब जिलाधिकारी ने ट्वीट करके चुनाव से जुड़ी जानकारी दी थी, कानून व्यवस्था की जानकारी दी, सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी, पोलिंग बूथ पर तैयारियों की जानकारी जब दे रहे थे तस्वीरों के माध्यम से, उसी के नीचे ये कोट ट्वीट किया गया है और इसमें तो देखिए हम जानकारी आपको दे देते हो तो इस तरीके से एक बार चुनाव में ये फिर से एक माहौल यहां पर बनता नजर आ रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि प्राइम न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है कि जो ट्वीट किया गया है, ट्वीट करने वाला क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल उसमें है, जो शब्द का चयन किया गया है वो स्वीकार्य है नहीं। एक बार फिर से आपको एक बड़ी जानकारी मऊ से आपको देने, घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है और शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा। 239 मतदान केंद्र और 455 मतदेय स्थल यानी कि पोलिंग बूथ बनाए गए। 4,30,394 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 3 उनदस्ता की 3 वीडियो निगरानी टीम यहां पर लगाई गई है। शिकायत के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया है। और जय प्रकाश त्रिपाठी का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर पूरी जानकारी के लिए। जय, देखिए चुनाव चल रहा है लेकिन इस चुनाव की जो गर्मी है, इस चुनाव में जो भी हलचल है, उसकी हलचल, उसकी गूंज, उसकी धमक लखनऊ तक जरूर सुनाई देती है। तो फिलहाल क्या है माहौल लखनऊ में, क्या नजरें हैं राजनीतिज्ञों की इस घोसी चुनाव को लेकर, क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं सब? बिल्कुल पंकज जी, अगर हम बात करें तो चुनाव जरूर मऊ के घोसी सीट पर हो रही, लेकिन लखनऊ की निगाहें लगातार उस उपचुनाव पर लगी हुई है। उनका साफ कहना है कि ये चुनाव कहीं न कहीं सीधे सेमीफाइनल से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव निकटतम आ चुका है। तो माना जाए जो उपचुनाव है ये कहीं न कहीं सेमीफाइनल है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरी तैयारियां पहले ही कर चुकी थी, वहीं अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी कहीं न कहीं लगातार तैयारियां की। उसके बाद चुनाव में उतरकर मतदाताओं से मुलाकात करी और लगातार मतदान करने के लिए कहीं न कहीं आग्रह किया। वहीं आपको बताते चले कि कल जिस तरीके से शिवपाल यादव ने जो है आईजी रेंज से मुलाकात की और कहा किसी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चाहिए। उसके बाद आपको बताते चले कि जिस तरीके से घोसी के सीट पर जो चुनाव हो उस पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही। मतदान केंद्र जो बनाए गए वहां पर
पूरी प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है और देखा यह जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव है उसको कहीं न कहीं शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ किया जाए। लेकिन आपको बताते चले कि जब इन्हीं चीजों को लेकर कहीं न कहीं डीएम ने संज्ञान लिया और डीएम ने बताया कि किस तरीके से इस समय जो मतदान चल रहा है, मतदान स्थल पर क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं, तो वहीं आपको बताते चले कि एक ट्वीट का मामला सामने आता है। आखिर ये क्या ट्वीट है, किसने किया, ये अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पा रही, लेकिन माना यह जाए कि कहीं न कहीं ज्योति यादव नामक व्यक्ति ने जो ट्वीट किया है उसमें उसने साफ कहा है कि इस बार कहीं न कहीं घोसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखती हुई नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि जहां पर बात किया गया तो लगातार माना जाए कि जिस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं कि उनको अपनी औकात दिख जाएगी, वहीं अगर जनता की बात करें तो जनता का साफ कहना है कि दारा सिंह चौहान लगभग 50,000 वोटों से जीतेंगे। लेकिन अब किस तरीके से जीतेंगे, क्या रहेगा, ये तो क्योंकि अभी चुनाव चल रहा है पंकज जी, और मतदान जब चल रहा है तो ऐसे में लगातार जागरूकता दिखाई पड़ रही, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और मतदान स्थल पहुंचकर मतदान करते दिख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं डर इस चीज का ये समाजवादी पार्टी को कि आखिर जो इतनी भीड़ हो रही है, जो इतनी मतदाता निकल रहे हैं, उसमें कहीं किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को तो नुकसान नहीं होगा। लेकिन हालांकि जिस तरीके से कल जब उन्होंने कहा था कि मतदाता निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट हो, उसी पर कहीं ना कहीं जो है अच्छा रिजल्ट आता हुआ नजर आएगा। तो जब मतदाता पहुंच रहा है चुनाव में, कहीं ना कहीं वोट डालता हुआ नजर और शाम को 6 बजे तक वोटिंग चलेगी, तो सभी लोग पहुंचे वोट डालेंगे। उसके बाद जिस मतगणना होगी तभी कहीं रिजल्ट आएगा कि आखिर कौन वहां पर जो है विजय हासिल करेगा। लेकिन लगातार आपको बताएं कि चर्चाएं बड़ी तेज हैं, राजनीतिक हलचल बड़ा गर्म नजर आ रहा है। जिस तरीके से घोसी में चुनाव जरूर हो रहा है, घोसी के साथ साथ लखनऊ की अगर हम बात कर ले तो आज लखनऊ के भी लोगों की नजरें पूरी तरह घोसी की सीट पर लगी हैं और उनका भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका कहना है कि दारा सिंह चौहान भारी मतों से जीतेंगे। वहीं अगर हम बात कर ले तो समाजवादी पार्टी का भी साफ कहना है कि सुधाकर सिंह जिस तरीके से 2012, 2017, 2019 में भी कहीं ना कहीं चुनाव में दिखाई पड़े हैं, उनकी भी अच्छी पैठ है और माना यह जाए कि वो भी अच्छा चुनाव लड़ेंगे। तो उसको समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस बार कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे। और दारा सिंह चौहान ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, तो उनको कहीं ना कहीं जनता ये दिखा देगी कि जिस विश्वास के साथ उनको चुना गया था वो विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। लेकिन दारा सिंह चौहान का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक पैठ है, जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं। अब आज जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, तो माना यह जाए कि जब ये मतदान पूरा होगा तब पंकज जी ये देखने वाली बात होगी कि वाकई जिस तरीके से जागरूकता दिखी, लोग निकल के आए और हलचल दिखी, उसके बाद वाकई जिस तरीके से मेहनत की गई उसका किस तरीके से फल बिल्कुल। अच्छा जय, इन सब के बीच में देखिए हमने लगातार बहुत सारे जो है बहुत सारे पहलुओं को कवर किया इस घोसी चुनाव से जुड़ी हुई, लेकिन आखिर तक ऐसा लगा कि बस जो राजनीतिक मुद्दा है वही चुनावी मुद्दा बना हुआ है, यानी कि दल बदल करना और फिर से वापस से बीजेपी में जाने, तमाम मुद्दे बने रहे। लेकिन सबके बीच में क्या आखिरी वक्त तक में जब तक 3 तारीख को चुनाव प्रचार बंद नहीं हो गया था, क्या कोई स्थानीय मुद्दा भी चुनावी मुद्दा बन पाया या फिर बस राजनीतिक लड़ाई के तौर पर इस उपचुनाव को यहाँ की जनता भी देख रही है? देखिए, इस मुद्दे की अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच में गई और उन्होंने बताया कि हमने दारा सिंह चौहान को बड़ा भरोसा किया था। 2022 में उनको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया गया और वो जीत कर आए और आप लोगों के बीच जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के रहते उन्होंने काम किया। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में फिर से वापसी कर ली है, तो माना यह जाए कि उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए जनता ने जो चुना और दारा सिंह चौहान को, तो दारा सिंह चौहान उस जनता के प्रति खड़े नहीं उतरे। तो अब जब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और जब वो जीतेंगे तो क्या इस जनता को कर खड़े उतरेंगे? तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पूरा मैसेज दे रही है और लगातार प्रयास कर रही कि जनता तक ये बात पहुंचे कि दारा सिंह चौहान जनता के प्रति कहीं न कहीं समर्पित नहीं नजर आ रहे हैं और पार्टियों के प्रति समर्पित नजर आ रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी का रुख था तो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए, आज जब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा है तो भारतीय जनता पार्टी का के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन पंकज जी, इन चीजों का कोई वो नहीं रहता है, देखना बची होगा कि जनता का मूड किस तरीके का है, जनता का मन क्या बना हुआ है। पार्टियां अलग अलग मुद्दे अलग अलग बातें कर रही है और भटकाने वाली बातें लगातार चलती रहती है, चल रही है।
अब देखना ये होगा कि वाकई जो समाजवादी पार्टी जनता तक पहुंचाना चाह रही थी, क्या उसमें वो कामयाब हो पाएगी। अब देखना ये कि दारा सिंह चौहान क्या विजय प्राप्त करेंगे या सुधाकर सिंह जिस तरीके से वो मैदान में उतरे हैं समाजवादी पार्टी से, या वो विजय प्राप्त आप करेंगे। लगातार इस चुनाव को आप देख रहे हैं, चुनाव प्रचार को आपने देखा, बहुत सारे बयानों को आपने सुना, बयानों पर जो है पलटवार किया गया वो सुना, वार पलटवार की जो लगातार एक सीरीज चलती रही वो आपने देखी, यहाँ पर सुनी, सब कुछ किया। जो ये चुनाव को आप किस तौर पर ज्यादा लेते हैं, ये दो पार्टियों के बीच का चुनाव है उनके प्रतिष्ठा का, या फिर दो प्रत्याशियों के बीच का आपको ज्यादा ये चुनाव ज्यादा लग रहा है, यानी व्यक्ति विशेष, व्यक्ति सेंट्रिक ज्यादा आपको लग रही है चुनाव? देखिए पंकज जी, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की साख की बात है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। उसको ये लगता है कि अगर हम दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से लाकर अपने यहाँ शामिल करने के बाद अगर चुनाव लड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों से विजय प्राप्त होगी। तो माना जाए कहीं ना कहीं उनकी भारतीय जनता पार्टी की साख की बात। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि जिस तरीके से दारा सिंह चौहान अगली बार वहां से जीते थे और उसी तरीके से तो समाजवादी पार्टी की इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और साख पूरी तरह से लगी हुई है। और वहां पर जिस तरीके से 3/3 मुस्लिम वोट और यादव वोट है, तो माना यह जाए समाजवादी पार्टी कहती कि वो जो वोट है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी इसको भुना ले। तो मान और प्रतिष्ठा तो दोनों ही पार्टियों की लग गई है पंकज जी। और वहां पर अगर सबसे बड़ी बात अगर हम करेंगे तो दारा सिंह चौहान की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा लगी हुई, क्योंकि दारा सिंह चौहान इससे पहले वहां से वो जीते थे, उन्होंने काम किया, लोगों के मनों में अपनी जगह, दिलों में अपनी जगह बनाई थी। आखिर वो किस तरीके से उन्होंने लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई, ये देखने वाली बात है। तो मान और प्रतिष्ठा और साख दोनों ही पार्टियों की लगी, क्योंकि दोनों पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले इसको सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे हैं। उनका मानना है साथ में कहीं ना कहीं राजनीतिक जो है करियर भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ, दारा सिंह चौहान का भी और ओम प्रकाश राजभर का भी, और साथ में कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है उनका योगी कैबिनेट का जो मंत्रिमंडल में शामिल होने का जो मंत्री पद है वो भी। अच्छा, इन सब के बीच में बसपा की ओर से जो एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया गया, बसपाइयों को कहा गया कि आप वोट से दूर रहे, तो क्या उसका असर पड़ेगा? वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कम हो जाएगा उसकी वजह से? हालांकि ये कहीं भी किसी भी तरीके से इस बयान को, मायावती के इस फरमान को आप लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे, अलोकतांत्रिक पूरी तरीके से ये बयान था और बहुत निंदा होनी चाहिए कि एक राजनीतिक पार्टी ही चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर दे तो फिर उस पर सवाल उठना चाहिए कि आखिर कैसे कोई राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है। तो कुछ असर पड़ेगा वोटिंग परसेंटेज का, या फिर बसपाइयों ने, या फिर बसपा के जो वोटर्स हैं वो वोट करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती की अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दमखम पर चुनाव लड़ना चाहती लोकसभा 2024 का। तो वो ये देखना चाह रही है कि इसमें उनकी किस तरीके की छवि है। अगर हम अपने जो मतदाताओं को पर रोक लेते हैं और हमारे मतदाता नहीं पहुंचते तो किसका कितना असर देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पंकज, तो उनका ये भी मानना है, वो ये देखना चाह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत के आती है या समाजवादी पार्टी, क्योंकि इससे ये आधारित होगा, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए आसान हो जाएगा कि इन दोनों में इस समय कौन सी पार्टी लोकसभा 2024 के उभर के आएगी। तो कहीं ना कहीं माना यह जाए कि उसी आधार पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे अपना चुनाव। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो जो मायावती का दलित वोट है और ये वोट उन्होंने रोकने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रहें, वोट ना डालें, इसकी लोगों का कहना है कि इस पर कड़ी निंदा होनी चाहिए। लेकिन जब हम मतदाताओं की बात करें तो मतदाताओं की सबसे बड़ी चीज ये है कि उनका अधिकार है, वोट डालना उनका अधिकार। इस अधिकार पर कोई भी पंकज की रोक नहीं लगा सकता है। हालांकि ये मान सकते हैं कि उनके फरमान के बाद वोटिंग परसेंटेज जो है दलितों की कम जा सकती है, लेकिन लोग घरों से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं। और तो अगर हम बात करें तो लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ करने से जो दलित वोट है वो हमारे साथ जा रहा है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जय ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक और आप एक राजनीतिक पार्टी है और दूसरे चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश करता है कि जब चुनाव हो, जो कि राजनीतिक पार्टियों के लिए होता है, तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग घरों से निकले, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा बढ़े। तो ये तो चुनाव आयोग की कवायदों को झटका देने वाला बयान एक तरीके से हुआ। तो क्या इस तरह की कोई जानकारी की कोई कार्रवाई या कोई नोटिस वगैरह भी चुनाव आयोग से बसपा को मिल सकता है, मायावती को मिल सकता है?
देखिए, मायावती की अगर हम बात करें तो मायावती बहुत ही जल्दी कोई फरमान नहीं देती, ना ही कोई निर्देश देती, ना इस तरह के बयान देती। लेकिन इस बार जिस तरीके से ये बयान उन्होंने दिया है, ये कहीं ना कहीं पंकज जी चौंकाने वाला बयान है, क्योंकि किसी के अधिकार को आप नहीं रोक सकते हैं। मत करना लोगों का अधिकार है, वो आप अधिकार से नहीं रोक सकते हैं। आप हालांकि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इसको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने देखा और सुना है, और माना यह जाए कि जिस तरीके से चुनाव हो जाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं इस पर चर्चा भी की जाएगी कि इस तरीके से आप किस तरीके से लोकतंत्र में लोगों को रोक सकते हैं। ये रोकना कहीं ना कहीं अधिकार नहीं। लेकिन मायावती की बात करें तो मायावती सिर्फ ये देखना चाहती हैं कि जो मेरा वोट बैंक है वो वोट बैंक कहीं खिसक तो नहीं रहा, इधर उधर तो नहीं जा रहा। क्या लोकसभा 2024 में ये वोट मेरे ही साथ रहेगा, कहीं ऐसा ना हो किसी और के साथ हो। तो इस तरीके की वजह से उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया, और माना यही जाए कि ये चुनाव इस चीज पर कहीं ना कहीं आधारित होने के बाद ये पता चलेगा कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया वो बयान उनका कितना खरा उतरता है। लोग क्योंकि घरों से निकल रहे हैं, और जिस तरह वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो मतदाताओं में जागरूकता साफ पंकज जी नजर आ रही, लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही कि जब शाम तक परसेंटेज होगा, अच्छा परसेंटेज होगा। अब चुनाव आयोग ये देखेगा कि किस तरीके से मायावती की जो बयानबाजी है इसके पीछे क्या है, और किस तरीके से क्या क्या बातें हैं, उस पर कहीं ना कहीं। अच्छा जय, ये क्या ये भी माना जाए जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा लगातार होती रही, और मीडिया में तो खैर हम चर्चा कर ही रहे हैं, जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी तो दिया नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ये सीट थी, पारंपरिक सीट भी रही है, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से कई बार जीत भी हासिल की है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पूरी तरीके से जिस तरीके से अजय राय के बयान या कांग्रेस की ओर से जो बताया गया कि पूरा सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, तो ये मान के चला जाए कि इंडिया गठबंधन का यूपी में ये पहला चुनाव है, तो इसको लेकर क्या समझा जा रहा है, सोचा जा रहा है? देखिए, INDI गठबंधन की बात अगर हम पंकज जी करें तो वो कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहता है कि आखिर जो हम लोग गठबंधन तैयार कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या होगा और उसका फल किस तरीके से निकलेगा, उसका आज ये कहीं ना कहीं सबसे पहले ये परीक्षा हो रही है। और इस परीक्षा में इसीलिए कांग्रेस पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ समर्पित नजर आ रही है, साथ खड़े दिखाई पड़े। उसका साफ कहना है जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में जोड़ दिया जाए, इससे समाजवादी पार्टी को फायदा हो, और कहीं ना कहीं जो INDI का गठबंधन है लोकसभा 2024 चुनाव में ये दिख जाएगा कि वाकई हम लोग की जो शक्ति है, ताकत है, वो कितनी है और किस तरीके की। तो कहीं ना कहीं माना जाए तो कांग्रेस पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आ रही, लेकिन इसका कितना सपोर्ट है, कितना असर है, INDI गठबंधन कितना जो है आगे कार्यरत दिखाई पड़ेगा, क्या इसका फलस्वरूप होगा, यह पूरी तरह से इसी चुनाव में दिखाई पड़ जाएगा। माना ये जाए एक ट्रायल चल रहा है, और इस ट्रायल में कहीं ना कहीं माना ये जाए कि दिख जाएगा कि NDA मजबूत है या INDI का गठबंधन मजबूत है। और इस पर माना जाए तो भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है कि हमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा विजय रथ जिस तरीके से चल रहा है, हम अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित हमारी जीत होगी। बिल्कुल जय, फिलहाल जो समीकरण है वो क्या कुछ कहता है, क्योंकि देखिए बसपा इस चुनाव से दूर है, कांग्रेस से भी अपने प्रत्याशी कांग्रेस नहीं उतारी है यहाँ पर, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में तो जो वोटर्स थे, जो अलग अलग वोटर्स, अलग अलग तबके वाले, अलग अलग समुदाय वाले, उनका समीकरण फिलहाल क्या कह रहा है, क्या असम्पशंस आप लोगों का है, क्या इमेजिनेशन आप लोगों का है, और लखनऊ में खासतौर पर चर्चा क्या इसकी? देखिए पंकज जी, अगर हम बात करें लखनऊ में जोर शोर से बात चल रही है कि यदि ओम प्रकाश राजभर की जिस तरीके से जोड़ा जाए, ओम प्रकाश राजभर का एक पैठ है वहां पर, अगर राजभर समाज का लोग आ जाते हैं दारा सिंह चौहान के साथ, तो प्लस चौहान वोट तो वहां पहले से ही है, तो कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान विजय होते हुए नजर आएंगे। और उम्मीद है जिस तरीके से लखनऊ में हलचल है वो लगभग ये माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत सकते हैं। लेकिन इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि टक्कर बराबर की है, और टक्कर में कोई भी कमजोर नहीं है। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 3/3 मुस्लिम है, और उसके बाद यादव वोट है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उसी पर निशाना किए साधे हुए है। उसका मानना है कि ये वोट समाजवादी पार्टी एकजुट होकर अगर करती है तो चलिए बिल्कुल जय, तो आप नजर बना रहे हैं, और घोसी में उपचुनाव भले हो रहा है, मऊ में भले चुनावी हलचल है, लेकिन उसकी आवाज लखनऊ तो पहुंची होगी, तो जो भी जानकारी वहां से मिले आप अपडेट करते रहेंगे दर्शकों को। बहुत शुक्रिया आपने जो जानकारी दी जय उसके लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।